हेलो गाइस, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। देखिए, इस टॉपिक से जो आज का सेशन होना है उससे हर एक एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। अगर आप इस सेशन को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कर दूंगा। ये जो है आज का जो सेशन है वो घटना चक्र, लूसेंट और एनसीईआरटी का सार संग्रह का मिला जुला रूप है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? 7वां। भारतीय भूभाग पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर तक है? तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। देखिए 2933 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम और 3214 ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये जो है वो है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार होता है हॉरिजेंटल लाइन को अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी का डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये वन लाइनर है। तो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर समय और अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये टोटल 8 राज्य हैं जो कुछ इस प्रकार से है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश विभाजित करता है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर माथा जो गुजरात में है तथा पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य सूर्यास्त और सूर्योदय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो ध्यान रखिएगा ये लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। अब भारतीय मानक समय रेखा का जो डिग्री है अच्छा 82.5 डिग्री है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये टोटल 5 राज्य है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य टाइम, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम में कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? तो सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों से स्पर्श करता है, और यह जो जिला है वो यूपी में है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? अरुणाचल प्रदेश से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल संधि। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? तो यह है त्रिपुरा। भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल देख लेते हैं, जैसे 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और तापी का मुहाना जहाँ है वहीं पे है खंभात की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार के तट
मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए भारत जो है वो 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भूमि वाली सीमा है, सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर, और उसका जो सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर का सीमा बनाता है और इस सीमा का नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है और इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर और इस सीमा का नाम है डुरंड लाइन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो वो है पेंजिया का भाग। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक हिमालय क्षेत्र, मैदानी भाग और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय का निर्माण समांतर वाले श्रेणियों से हुआ है। इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय के 3 श्रेणी है, तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो बृहद हिमालय जो है वो सबसे प्राचीन है और सबसे नई जो है वो है शिवालिक। उत्तर भारत में उपमहालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर, जहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय, महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, अरावली जो है हिमालय से भी पुरानी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। अरावली किस प्रकार की पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी 2695 मीटर और इसकी स्थिति है केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? केरल और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। शेवरॉय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ी के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। लिपुलेख माना और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। चौड़ाबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो पैलियोजोइक महाकल्प में।
अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह है मालवा का पठार। दंडकारनाई क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य है जो समुद्री तट रेखा से संलग्नित है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार में कुल 572 छोटे छोटे द्वीप है और लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान और निकोबार को। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु का प्रारंभ धनुषकोडी से होता है। लक्षद्वीप की स्थिति अरब सागर में है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है? तो लक्षद्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पे ही है रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोड़ी क्रीक की स्थिति कहाँ है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो यह भारत और पाकिस्तान। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में। देखिए होता क्या है कि भारत की स्थिति आप देखिएगा तो इधर से मानसून में हवाएं आती है, तो इसे ही कहा जाता है दक्षिण पश्चिम से आ रही है और फिर जब मानसून लौटता है तो ये इधर से लौटा है तो उत्तर पूर्व में आता है। तो शीत ऋतु में आप देखिएगा उत्तर पूर्व जब लौटेगा तो ये तमिलनाडु में बारिश करेगा और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो इधर से हवा आता है तो ये क्या करता है कश्मीर पंजाब दिल्ली वाले इलाका में बारिश करता है। तो ये 2 लाइनें यही कह रहा है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है तो यह जो वार्षिक वर्षा है वह है लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट हिमालय तथा मेघालय। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। पश्चिमी बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी या चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो टोटल 5 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो यह जून से सितंबर तक होता है जब दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है। बाद में नवंबर दिसंबर जनवरी उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे मानसून को लौटना कहते हैं और इसे जो कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून को मानसून का आगमन। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, अल नीनो और लानीना। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून में केरल में ही बारिश होती है और थोड़ा बहुत आपको आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। देखिए मिलीमीटर है, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर नहीं। सेंटीमीटर मीन्स ज़्यादा वर्षा, मिलीमीटर मतलब बहुत कम वर्षा। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता। देखिए जलवायु जो है ना उसे आप डिटेल से पढ़िएगा और डिटेल से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिटेल से वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा समय के साथ, या हो सकता है जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन अपलोड हो चुका हो।
भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। काफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते ही पूर्व मानसून के बौछार को कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल और कर्नाटक का जो तटीय इलाका है वहाँ, उन्हें मैंगो ब्लॉसम भी कहते हैं या मैंगो सावर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछारी मृदा जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा को दो हिस्सों में बांटते हैं, बांगर और खादर। और खादर जो होती है वो कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, और बांगर जो है उन्हें पुरानी मिट्टी है और ये कृषि की दृष्टि से इतनी उपजाऊ नहीं होती है। रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। देखिए, लेटेराइट मृदा उस जगह पाई जाएगी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा। तो ये ध्यान रखिए, आप डिटेल से पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। पौधे का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखिए, दलहनी फसल उगाई जाती है। और अगर आपको जैविक मृदा में उत्पादकता बढ़ाना है, उर्वरता बढ़ाना है, तो आप मटर का खेती करते हैं लोग, किसान। चंबल की घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका, रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म जब की कमी है? तो जस्ता की। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में एनपीके है और जस्ता नहीं है तो ध्यान रखिएगा एनपीके की भी कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की कमी भी भारत की मिट्टी में पाई जाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, अम्लीय और क्षारीय आप देखिएगा स्केल पे 0 से 14 का स्केल बनाया जाता है, और इसका जो मध्य पॉइंट है वो 7 को कहा जाता है उदासीन। अगर 7 से नीचे है तो अम्लीय, और 7 से ऊपर है तो ये क्षारीय मृदा कहा जाता है। ये एक पीएच स्केल होता है अम्लीय और क्षारीय को मापने का। लवणीय मृदा में किसकी अल्पता पाई जाती है? नाइट्रोजन और चूने की। झेम मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेमी से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो सर जॉर्ज किंग। ये कंपनी के समय में ही हुआ था इसकी स्थापना, जब भारत पर ब्रिटिश का आधिपत्य था। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर। यह कत्था जो पान में लगाया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है तो खिजड़ी। मल्टीपर्पज यूज कहा जाता है इसे। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शुल्क युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले वनों समानतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यह 8वां स्थान प्राप्त है। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? प्लास वृक्ष को। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर
पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा? तो यह है देवदार का वृक्ष। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है देवदार। चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की शुरुआत कब प्रारंभ हुई? 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो 4975 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला एमपी में, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ध्यान रखिएगा, भारत एक इकलौता विश्व में देश है जहाँ पे एशियाई शेर और बंगाल टाइगर या टाइगर पाया जाता है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, किस वर्ष स्थापित किया गया? वर्ष 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, का परिवर्तित नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। ये पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना भारत में की गई थी। रणथंभौर वन्य जीव बिहार किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर में, जो कि हरियाणा में। दूसरा किया गया राजभट्ट खावा में, जो कि पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सिमलीपाल वन्य राज्य जो ओडिशा में है वो मयूरभंज जिला में है। भरतपुर पक्षी विहार भारत में साइबेरियन साइरस के लिए प्रसिद्ध है। भारत में इसे किस उद्यान में देखा जाता है? तो ये केवलादेव घाना पक्षी विहार में इसे देखा जाता है, जो कि राजस्थान में है। संयुक्त महाराष्ट्र सभा ने किस को जैविक विविधता दशक घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा, 2011 से लेकर 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में है, इसकी स्थापना 1968 में की गई। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टेक पाया जाता है उसका नाम है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में है। मधुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल। मानस वन्यजीव विहार असम में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में। इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब देख लेते थोड़ा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। देखिए, ये बहुत सारे फैक्ट है, एक बार में ये याद नहीं होगा। इसे ना हेडफोन के साथ कान में डालिए और 2 बार 4 बार उसे सुनिए। फैक्ट्स को अपने अंदर जाने दीजिए। जैसे जैसे फैक्ट्स अंदर जाएगा, आपको एग्जाम में जब ऑप्शन रहेगा ना, तो आप सही ऑप्शन पर खुद ब खुद टिक कर लीजिएगा। तो 2-4 बार उसे सुनिएगा ध्यान से। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। कवागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेबरा की। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध गिर वन जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसकी स्थिति गुजरात में। गिर वन किसके लिए प्राकृतिक वास है? एशियाई शेर के लिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
कलकत्ता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई है? तो 11 को। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है और 11 में यूनेस्को ने आरक्षित किया है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 18, यूनेस्को द्वारा 11। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 में हुई थी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? वर्ष 2000 को। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंध है? पश्चिमी चंपारण। देखिए, भारत के टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसकी स्थापना देखिए नीलगिरी जिसकी स्थापना 1986 में हुई, यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नंदा देवी 1988 में स्थापित उत्तराखंड में है। नौकरेक 1988 में मेघालय में। मन्नार की खाड़ी 1989 तमिलनाडु में। सुंदरवन 1989 पश्चिम बंगाल में। मानस 1989 में स्थापित हुआ है असम में। ग्रेट निकोबार की स्थापना 1989 में ही हुई है और इसकी स्थिति अंडमान निकोबार में। सिमलीपाल जिसकी स्थापना 1994 में हुई है और उसका जो है उड़ीसा है राज्य। डिब्रू सैखोवा 1997 में स्थापित हुआ है और इसका जो राज्य है वो है असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में 1999 में स्थापित हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1999 में स्थापित है। कंचनजंगा 2000 में स्थापित हुआ, सिक्किम राज्य में है। अगस्त्या मलाई 2001 में स्थापित है, तमिलनाडु और केरल में इसकी स्थिति है। अचानकमर्ग अमरकंटक इसकी जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में 2005 में। कच्छ का रण ग्रेटर 2008 में गुजरात राज्य में। कोल्ड डेजर्ट 2009 में है हिमाचल प्रदेश। 2010 शेषाचालम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में और 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश। अब देखिए, रामसर समझौते के अंदर कुल 37 रामसर साइट है जिसे वेटलैंड्स भी कहते हैं। वेटलैंड्स को ही आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, जो भी कीचड़ वाला क्षेत्र है जहाँ पे 6 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहता है, चाहे वो नदी हो या समुद्र हो या कुछ भी हो, तो टोटल 37 रामसर साइट है और ये जो 37 है उसे वेटलैंड भी कहते हैं और हिंदी में से आर्द्रभूमि क्षेत्र भी कहा जाता है। रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, उसी के अंतर्गत ये 37 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। जैसे आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, असम में दीपोर झील है, हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड, चंद्रताल वेटलैंड। जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील है, होकड़ेश्वर वेटलैंड है, सुरिनसर है और मानेसर झील है। लद्दाख में सोमोरारी झील है। केरल में अष्टामुडी आर्द्रभूमि है, सस्टमकोट्टा झील है, बेम्बनाड वेटलैंड है। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। मणिपुर में लोकटक आर्द्रभूमि है। ओडिशा में चिल्का झील है, भितरकनिका मैंग्रोव है। पंजाब में हड़ीके झील है, कांजरी झील है, रोपर झील, केशुपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नागल वन्यजीव अभयारण्य है। राजस्थान में सांभर झील और केवलादेव है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेरे है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील और समन पक्षी अभयारण्य है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि है और सुंदरवन है। महाराष्ट्र में नंदुर मदमहेश्वर है। देखिए, ये बहुत सारे फैक्ट है, अगर आप 3-4 बार सुनिएगा ना तो ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। सभी ऐसे ही याद करते हैं, उसे रट्टा नहीं मारिएगा, बस 3-4 बार ध्यान से सुनिएगा और 3-4 बार रीडिंग में लगा दीजिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। देखिए, भारत में कुछ वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं भी चली है। जैसे बाघ परियोजना 1973 में चली, बाघ की सुरक्षा के लिए और बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चली। देखिए, आप जानते हैं कि डाइक्लोफिनाइल के कारण गिद्धों की बड़ी संख्या में मृत्यु हुई, जिसके कारण वो विलुप्ति के कगार पे आ गए और इसी कारण आप देखिएगा डाइक्लोफिनाइल को
प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो वेटरनरी डॉक्टर में काफ़ी प्रयुक्त होता था। गिर सिंह परियोजना 1973 में चलाया गया एशियाई शेर के लिए। हाथी परियोजना 1992 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। लाल पांडा परियोजना, जिसे रेड पांडा भी कहा जाता है, 1996 में। थामिन मृग परियोजना 1977 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। गेंडा परियोजना 1987 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में भारत में चलाया गया। ये कुछ वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं थी। किस नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जिस क्षेत्र में नदियाँ और उसकी सहायक नदी बहती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है गंगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो नदी बहती है उसमें से सबसे बड़ी है आपको ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र का अधिकांश हिस्सा तिब्बत में और चाइना में प्रवाहित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? शांगपो। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोमुख। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी लगभग एक ही जगह से निकलती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और जब वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसे मेघना कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे गंगा भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र जब इसके साथ मिक्स होती है तो उसे मेघना कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में है? तो गोमती का उद्गम है वो मैदानी क्षेत्रों में होता है। बाद बाकी गंगा की जो भी सहायक नदी है उसका जो है हिमालय क्षेत्र से हुआ है। दक्षिण भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में है। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा पे। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुछ हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की। देखिए, गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक गंगा का एक जो वितरिका है वो बांग्लादेश में जाता है, और एक वितरिका जो हुगली नाम से जाना जाता है वो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गुजरता है। उसी हुगली में दामोदर नदी मिलती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? तो चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है कोसी नदी। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो देखिए, पूर्व की ओर दामोदर नदी में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। इधर आप देखिएगा जो अरब सागर में गिरती है, जो पश्चिम की ओर जाती है, उसमें नर्मदा और तापी है। तो नर्मदा और तापी भी भ्रंश घाटी में ही बहती है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह बेतवा नदी पर निर्मित किया गया है। केन बेतवा, ये बेतवा एक परियोजना भी चला है जब केन बेतवा, और ये जो बेतवा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। नर्मदा और तापी नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख। देखिए, हिमालय की जो नदियां, अधिकांश नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो अधिकांश नदियां जो अरब सागर में गिरती है वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। इसे एस्च्यूरी भी कहते हैं। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और तापी, जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी नर्मदा और तापी। एक माही भी याद रखिएगा, साबरमती भी याद रखिएगा। सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है, जिसे अंतःस्थलीय नदी भी कहते हैं? यह है लूनी नदी, जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, जो कच्छ की रन में विलीन हो जाती है और यह अपना पानी किसी भी सागर में नहीं गिराती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है? तो यह गंडक नदी से पानी आता है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र अधिक है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत में। ध्यान रखिएगा, भारत में नहीं, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। हगाड़ी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा। तुंग एक नदी है, भद्रा एक नदी है, जो दोनों मिलते हैं तो उसे तुंगभद्रा कहा जाता है, और हगाड़ी जो है इसी की सहायक है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी।
अब प्लेलिस्ट में जाइएगा, नदियों के बारे में मैंने ग्राफ से बताया हुआ है कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कौन सी नदियाँ में कौन सी सहायक नदी है, वो सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी किन राज्यों के अपवाह क्षेत्र में है? तो देखिए, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में। ध्यान रखिएगा कि अपवाह क्षेत्र यही नहीं है कि वो नदियाँ किस किस राज्य में बहती है, हो सकता है कि कोई नदी किसी और राज्य से आके इस नदी में मिल रही है, तो ये भी उसके अपवाह क्षेत्र में काउंट किया जाएगा। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, और इसकी जो स्थिति है वो पटना में है। यह पुल बना हुआ है गंगा नदी पे। विश्वासघात नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य। सतलज नदी, व्यास और रावी, चेनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो इन नदियों को पंच नदी के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? कश्मीर के वेरीनाग से। एडर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो दामोदर नदी से। अब देख लेते हैं कुछ भारत की प्रमुख नदियाँ, इनके उद्गम स्थल और यह कहाँ पे मिलती है और कहाँ गिर जाती है, और उनकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए, इस टॉपिक से है ना एक क्वेश्चन परफेक्ट है आएगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी। देखिए, सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, श्योक, गिलगित। ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान से आके सिंधु में मिलती है और ये सब जो है भारत से आके सिंधु में मिलती है। सतलज नदी, इसका जो उद्गम है वो है राकसताल झील से। यह कपूरथला के निकट व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। देखिए, पहले जो ये सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम है, ये सभी नदी कपूरथला के निकट मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिलती है, लेकिन सतलज नदी है वो कपूरथला के निकट व्यास नदी में मिलती है। और सतलज नदी की जो सहायक नदी है वो है सिप्ती, वास्पा, व्यास। देखिए, सहायक नदी की भी सहायक नदी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। झेलम का जो उद्गम है वो कश्मीर के वेरीनाग से है। यह त्रिमू के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है और इसकी जो है वो रावी है, चंद्रा है और भागा नदी है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा से निकलती है और त्रिमू के निकट झेलम नदी से मिल जाती है। रावी, चंद्रा और भागा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, झांग जिले के समीप चेनाब नदी से मिल जाती है और बाद में ये सारी पानी मिठानकोट के पास सिंधु नदी में गिरा देती है और इसकी जो सहायक नदी है वो है चेनाब। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से यह भी निकलती है। हड़ीके के पास सतलज नदी से यह मिल जाती है और यहीं पे एक डैम भी बना हुआ है और इसकी जो सहायक नदी है वो पार्वती, सेंज, तीर्थन। गंगा नदी गोमुख से निकलती है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है और इस गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। यमुना नदी बंदरपुर से है, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी। देखिए, आप नदी वाले चैप्टर में जाइए और डिटेल से पढ़ लीजिए ग्राफ के साथ, वहाँ पे पूरा ग्राफ के साथ मैंने नदियों को डिस्कस किया, वहाँ पे आपको कोई नहीं समझ में आएगा। ये जो वन लाइनर है वो एग्जाम टाइम में आपके रिवीजन के लिए होता है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस टॉपिक को देख लीजिए। गोमती नदी पीलीभीत जनपद से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी नदियाँ हैं वो पहाड़ी क्षेत्र से निकल रही है, लेकिन ये जो नदी है वो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है सई, जोमकाई, बरना, गच्छाई। घाघरा नदी तिब्बत के मापचाचुंगो से निकलती है, छपड़ा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। गंडक नदी धौलागिरी पर्वत से निकलती है, पटना के समीप सोनपुर नदी से यह मिल जाती है। इसकी जो है वो काली गंडक इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। कोसी नदी, इसे सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। 7 धाराएं इसमें मिलती है इसलिए सप्तकोसी कहा जाता है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है वो एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है और इसकी जो प्रमुख नदी में जो मिलती है वो गंगा नदी में ये मिल जाती है और इसकी जो सहायक नदी वो है सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी। चंबल नदी महू के निकट से निकलती है।
इटावा के पास यमुना में मिल जाती है और इसकी जो सहायक नदी है वो काली, सिंध नदी, तिस्ता, बनास, छिपड़ा। बेतवा नदी विंध्या पर्वतमाला से निकलती है, यमुना नदी से यह मिल जाती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी वो है धसान और बीना। केन नदी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कयान, सोनार, उर्मिल इसकी सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी जो सहायक नदी है वो महानदी, घग्गर, रिहंद। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार पलामू से निकलती है, हुगली नदी में यह मिल जाती है। बड़ाकर, जमुनिया इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयूंगडुक ग्लेशियर से निकलती है, बाद में पद्मा नदी से मिल जाती है। ये वही पद्मा नदी है जिसे बांग्लादेश में घुसने के बाद गंगा को पद्मा कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख नदी है वो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, तिस्ता, दिहांग। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, मुसलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी वो है प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से निकलती है, विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कारकोल के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो हेमावती, अकड़ावती, लक्ष्मण तीरथ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, भरूच के निकट अरब सागर में गिर जाती है और ये भ्रंश की घाटी में बहती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है बंजर, सर, तवा, कुंडी, सीमा देवी। ध्यान रखिएगा इन नदियों के बारे में। ताप्ती नदी यह भी अरब सागर में गिरती है और इसका जो उद्गम है वो है मुल्ताई, खंबात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर का ही पार्ट है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, निगरा, बोरी, पिंजरा, अनेर। महानदी सिंघावा के निकट से निकलती है, कटजुड़ी तथा बिरूपा नामक दो धाराओं में बट जाती है और बाद में ये दोनों धाराएं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिवनाथ, हसदो, मांड, जोक, कोयली, ब्रह्मानी, मनियारी ये इनकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। कर्नाटक में स्थित गोकक झील किस नदी पर स्थित है? तो गोकक झील गोकक नदी पर ही स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। सोमोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सरकार तट जो उड़ीसा में है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट प्रपात को, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर और यह नदी जो है जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखिएगा इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट नदी है और ये बस्तर के इलाके से ही प्रवाहित होती है और लोहे की मात्रा के कारण इस नदी का पानी लाल मिलता है। ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील। इसे अंतस्थलीय झील भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात। जैसे कुंचिकल 455 मीटर है और इसकी जो स्थिति है वो शिमोगा में है, कर्नाटक में। बाड़ेही पानी 399 मीटर, मयूरभंज उड़ीसा में। दूधसागर 310 मीटर, कर्नाटक और गोवा में स्थित है। मीनमुट्टी 300 वायनाड केरल में है। बड़काना 259 मीटर हाइट है, शिमोगा कर्नाटक में है। जोग और महात्मा गांधी फॉल जिसे भी कहते हैं ये शिमोगा कर्नाटक में ही है। खाड़ाधार 244 मीटर ऊंचाई है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में। पेंचालाकोना 219 मीटर ऊंचाई है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। कूने 200 मीटर ऊंचाई है, लोनार महाराष्ट्र में। चन्ना 183 मीटर ऊंचाई है, नर्मदा पे है। हुंडरू 98 मीटर ऊंचाई है, स्वर्णरेखा झारखंड में है। शिव समुद्रम 90 मीटर ऊंचाई है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। कपिलधरा 30 मीटर है, नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देख लेते हैं भारत की प्रमुख झीलें जो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में। झील जैसे वेबनाड झील केरल में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है,
सातताल उत्तराखंड में, अष्टामुड्डी केरल में, राजस्थान में, फतेह सागर है, डल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, सांभर झील राजस्थान में, डिंडवाना राजस्थान में, राकसताल उत्तराखंड में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, देवताल उत्तराखंड में, लोनार झील महाराष्ट्र में, पेरियार झील केरल में, हरियाणा सूरजकुंड में, और वुल्लर झील जम्मू कश्मीर है। लोनार झील के बारे में याद रखिएगा, ये क्रेटर झील है। ये सब देखिए, ये प्राकृतिक झील सारे हैं, लेकिन ये क्रेटर झील है, तो ध्यान रखिएगा। क्रेटर झील ये होता है कि जब कोई पिंड अंतरिक्ष से आता है और वो पृथ्वी से टकराता है, उस जगह पे गड्ढा कर देता है, बाद में वही पानी इसमें भर जाता है और जिससे वो झील बन जाती है। तो ये लोनार झील है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा और कर्नाटक की सीमा पर किस नदी पर स्थित है? तो यह मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस तरह के झील का प्रकार है? तो इसे क्रेटर झील का प्रकार कहते हैं। देखिए, तीन तरह की झीलें होती है, एक जो क्रेटर झील हो गई, और एक होती है प्राकृतिक झील है, और एक झील जो होती है वो होती है कृत्रिम झीलें, जिसे हम डैम वैम से जिसका निर्माण करते हैं। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश। भारत में आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किस राज्य से संबंधित है? जल संभर के विकास से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1927 में। सारण नहर सिंचाई किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। भाखड़ नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। भाखड़ नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। तिलैया मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराक नदी पर, जो मणिपुर की इंपॉर्टेंट नदी है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। देखते हैं भारत की नदियों पे कुछ परियोजना है, जैसे सतलज नदी पे भाखल नागल परियोजना बनाए, इसी का नाम है गोविंद सागर पंत। नाथपा झाकड़ी बांध सतलज पे ही है और कोल बांध का निर्माण इसी पे हुआ है। झेलम नदी पर किशनगंगा प्रोजेक्ट है और तुलबुल परियोजना काम कर रही है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, बगलीहार बांध। रावी नदी पर थीन बांध, चमेरा परियोजना। ब्यास नदी पर पोंग डैम और हरिकेर डैम, और ध्यान रखिएगा ये दोनों रामसर साइट में हैं। गंगा नदी पर टिहरी बांध और फरक्का बांध। यमुना नदी पर लखवड़ व्यासी बांध। रामगंगा नदी पर काला गढ़ बांध, जिसे रामगंगा
प्रोजेक्ट या परियोजना के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी पर घाघरा डैम, शारदा नदी पर शारदा बांध, गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास एक बैराज है, कोसी नदी पर कोसी परियोजना, चंबल नदी पर 3 डैम है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध, सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई और बांध सागर बांध। ध्यान रखिएगा ये सोन नदी है। दामोदर नदी पर पंचेत हिल, तिलैया, कोनार और बरगोमो बांध स्थित है। गोदावरी नदी पर राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध है। कृष्णा नदी पर श्रीसेलम नागार्जुन बांध है। तुंगभद्रा पर मलपुरम के निकट तुंगभद्रा डैम है। कावेरी नदी में मेट्टूर बांध है। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध है। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध, उकाई बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध, तिरकपारा बांध और बड़ोज बांध है। महानदी पर वन काबोरी बांध है और कदाना बांध है। अब देख लेते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ कुछ नदी समझौते हुए हैं, क्योंकि भारत का जो नदी है वो भारत के पड़ोसी देशों से आता भी है और भारत के पड़ोसी देशों में प्रवेश भी करता है। तो उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कुछ समझौते हुए हैं। जैसे शारदा नदी, जिसे महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के साथ इनका समझौता है महाकाली संधि, जो 1996 में हुआ था और जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी संधि नेपाल के साथ ही हुआ है और इसमें कोसी बैराज का निर्माण किया गया। 1954 का यह समझौता है। गंडक नेपाल के साथ ही समझौता है। गंडक बैराज का निर्माण 1959 में समझौता हुआ है। गंगा बांग्लादेश के साथ संधि है। फड़क्का में जल भागीदारी के संबंध में 1996 में बांग्लादेश के साथ संधि हुई। सिंधु नदी पाकिस्तान के साथ हुआ है कि ऊपर के 3 नदी का पानी जो है पाकिस्तान लेगा और नीचे की 3 नदी का पानी जो है भारत यूज करेगा। इसके बारे में यह संधि हुआ, सिंधु नदी तंत्र। और यह संधि जो हुई थी सिंधु नदी पाकिस्तान के साथ, वो 1960 में हुई थी। जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान में। महाकाली संधि वर्ष 1996 में किसके मध्य हुई थी? नेपाल और भारत के मध्य। तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रापोंग। भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना, देखिए इस जल परियोजना में नदी को जोड़ा गया। जैसे कोसी नदी को मेची नदी से, गंडक को गंगा से, शारदा को यमुना से, महानदी को गोदावरी से, केन को बेतवा से, पार नदी तापी नदी और नर्मदा नदी को बेदती को बड़धा के साथ, कोसी नदी को घाघरा के साथ, घाघरा को यमुना, गंगा दामोदर सरवन रेखा को, गोदावरी को कृष्णा के साथ, पार्वती काली सिंधु को, दमन गंगा और पिंजाल को, नेत्रवती और हेमावती को जोड़ा गया। इसे नदी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और नदी जोड़ो परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये बराबर पूछ दिया जाता है कि बताएं इनमें से किस नदी को किसके साथ जोड़ा गया है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन चेनाब नदी पर है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के मध्य है। बगलीहार पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। कल्पसर परियोजना गुजरात में है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। अब थोड़ा कृषि के बारे में देख लेते हैं। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और बुआई अवधि। देखिए भारत में 3 तरह की फसलें पाई जाती है, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। रबी जो है वो ठंडी की है, शीतकालीन। खरीफ जो है ग्रीष्मकालीन, जब मानसून का समय होता है उस समय। और जायद फसलें वो शीत और ग्रीष्म के मध्य के बीच में है। तो रबी फसल की जो प्रमुख फसलें वो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू है। इसकी जो बुआई अवधि है वो अक्टूबर और नवंबर में, और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ फसल जो मानसून ऋतु के समय है और जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और रबी में पानी की कम आवश्यकता होती है। इसका जो है वो चावल प्रमुख फसल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये इंपॉर्टेंट प्रमुख फसल है खरीफ की। और इसकी जो बुआई अवधि है वो जून जुलाई, और ध्यान है होगा आपको जून जुलाई में मानसून का आगमन होता है। कटाई अवधि अक्टूबर और नवंबर है।
इसके बाद जायद फसल है, इन दो के मध्य में जो टाइम बचता है उसमें जायद फसल है। इसमें जो प्रमुख फसल है वो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी है। इसका जो बुआई है वो मार्च अप्रैल में है और कटिंग है जून जुलाई में। देख लीजिए, मार्च अप्रैल में इसको काटा गया और फिर इसको बोया गया जायद को, और जून जुलाई में जब खड़ी फसल का बोआना स्टार्ट होता है तो जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो ये 3 तरह की फसलें हैं। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 14% आर्द्रता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो विभिन्न मौसमों में 2 फसली उगाना। ध्यान रखिएगा, युग्म है तो युग्म का अर्थ ही होता है जोड़ा। मिश्रित कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं है। तो मिश्रित कृषि में पशुपालन भी किया जाता है और कृषि भी किया जाता है। कृषि का जो बचा हुआ चीज़ है वो पशुपालन में दे दिया जाता है। भारत में संकारे चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में? राजस्थान में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे कहते हैं। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। ध्यान रखिएगा, वही धान के लिए वर्षा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की खेती होती है? तो धान की। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। अगर कोई स्टेट के बारे में पूछा कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में? तो नील हरी शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का जगह कहा जाता है? तो खरगोन जिला जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे, और वहाँ पे आप देखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पर ही कपास की खेती की जाती है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण और शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है मूंगफली। ओस और बोड़ो किस फसल की किस्म है? धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मध्य प्रदेश की। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी फसल में। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? तो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखिएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है, और स्वामी रंगनाथन जो है वो अर्नेस्ट बोरलॉग के ही शिष्य थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति को लागू किया। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति। देखिए, भारत में बहुत सारी क्रांति हुई जिसमें हरित क्रांति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो हरित क्रांति जो थी खाद्यान्न उत्पादन को लेकर थी, धान और गेहूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा गेहूँ का हुआ था। सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल और सब्जी उत्पादन के लिए थी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। कृष्ण क्रांति खनिज तेल में के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। नील क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादों को दुगुना करना। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली का उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति थी। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं की। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल से प्राप्त होता है? तो चाय से। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना का।
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि लगभग कितनी है? 140 दिन। भारत में झूम कृषि के कुछ प्रकार है। देखिए, झूम कृषि होता है क्या कि उस किसी जगह पे जाइए, वहाँ के जंगल झाड़ को आप साफ कर लीजिए, फिर वहाँ पे कुछ दिन कृषि कीजिए, फिर वहाँ अगर उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के आप किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, कृषि करते हैं। इसी कृषि को कहते हैं झूम कृषि। तो यह झूम कृषि भारत के बहुत सारे इलाकों में की जाती है और इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में उसे पोंदू, पामाडामी, केमान और बड़ीगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी, केरल में पोनाम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर, दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालड़ा, मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुल या कुरावा, छत्तीसगढ़ में दीपा और अंडमान निकोबार में भी इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। ये कृषि के झूम कृषि के प्रकार है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। बराक घाटक की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गन्ना। भारत के किस राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल। भारत में काला सोना के रूप में काली मिर्च को जाना जाता है। आप जानते हैं मसालों के लिए अंग्रेज भारत आए थे। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का के फसल का आनुवांशिक रूप है। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए कितना तापमान और बारिश की आवश्यकता है? 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म जो है वह कुफरी चिप्सोना 2 है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः जापान को किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य खाद्य उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पर? तो यह है उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? मसाले। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट और असम के हिमालय क्षेत्र में, असम में और दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। सोनालिका, अर्जुन और सोना गेहूं की उन्नत किस्म है। पेंगिंग मूंगफली का लाभकारी प्रक्रिया वाला हिस्सा है। गहन कृषि से तात्पर्य न्यूनतम भूमि पर अधिक से अधिक उपज करना। राजस्थान किस फसलों का प्रमुख उत्पादक है? सरसों, बाजरा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। उकठा रोग कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत में जूट की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापॉनिक। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय है कलकत्ता में। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीन के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब ध्यान रखिएगा, चीन का जो शिफ्टिंग है वो तमिलनाडु में भी हो रहा है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी गई? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पारी। गार थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। विश्व के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। मुर्गी के अंडे का कवच
कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी लेग हॉर्न है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन और उसके वितरण से है। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में हैं, मुर्रा, नीली रावी, जफराबादी। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार जो कि हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय बकरी प्रजनन अनुसंधान मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है? दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न है? कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ओडिशा। देखिए क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अभी जहाँ पे सबसे ज़्यादा निकाला जाता है वो है ओडिशा और सर्वाधिक संपन्न है कर्नाटक। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ सेलों में। देखिए लौह अयस्क के 4 प्रकार पाए जाते हैं, उसी को शुद्ध करके लोहा बनाया जाता है। तो लौह अयस्क के जो प्रकार है वो मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है। प्रसिद्ध लौह अयस्क का खनन कुद्रेमुख किस राज्य में उपस्थित है? तो कर्नाटक में कुद्रेमुख का खान उपस्थित है। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। बेला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। एशिया के उच्च कोटि का जस्ता सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, भीलवाड़ा जिला में राजस्थान में स्थित है। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाया जाता है? चूना पत्थर के। ठीक है, धार में, लोहा में, धारवाड़ में और विंध्य में चूना पत्थर। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? अल्मोनियम का। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ओडिशा और गुजरात। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक जिसे माइका भी कहते हैं उसका उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो संगमरमर जो है वो राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान में मकराना क्षेत्र है। क्वार्टाजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? बलुआ पत्थर। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ओडिशा। भारत में ग्रेनाइट की पटिया तथा स्लिट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर में। केरल में समुद्र तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट। ध्यान रखिएगा, परमाणु खनिज यूरेनियम है, मोनाजाइट है। तो यूरेनियम में भारत में जादूगोड़ा में ही पाया जाता है, यूरेनियम का कम भंडार है। अभी हाल में ही यूरेनियम का भंडार मिला है, लेकिन भारत में जो थोरियम है वो बहुत ही है और ये थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा के स्रोतों का अंश का सही अनुक्रम क्या है? देखिए भारत में विद्युत ऊर्जा जो सबसे ज़्यादा है वो तापीय ऊर्जा है, जिसे थर्मल कहते हैं, जलीय, फिर पवन ऊर्जा और फिर परमाणु ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 2009। काकड़ापाड़ा विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस क्षेत्र में स्थित है? गुजरात में। राणा प्रताप बांध सागर पर विद्युत ग्रिड कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान का क्षेत्र है, चंबल नदी पर यह परियोजना काम करती है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम, मोनाजाइट रेत में। भारत का कौन सा सेल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख है? तो गोंडवाना तंत्र। ध्यान रखिएगा, धारवाड़ तंत्र लौह अयस्क, गोंडवाना तंत्र कोयला भंडार और विंध्य चूना पत्थर। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध ओडिशा नदी पर है, हीराकुंड बांध, ओडिशा में महानदी पर है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। तालचेर की जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है वो ओडिशा में है इसकी स्थिति। झारखंड में कोयले की खानें झरिया जिले में है। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार तमिलनाडु में। देखो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट। तो लिग्नाइट जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। विश्रामपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए। देखिए अब कोयला के प्रकार, तो सबसे खराब कोयला होता है वो पीट कोयला होता है जिसमें 40% से कम कार्बन है। लिग्नाइट कोयला उसे ब्राउन कोयल भी कहा जाता है, भूरा कोयला। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 40 से 60 है।
इसका जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु के आर्काट में है, असम के लखीमपुर में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में और कश्मीर के करेवा क्षेत्र में। बिटुमिनस कोयला, इसे काला कोयला कहा जाता है, ये 60 से 80% है। इसका जो क्षेत्र है वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है वो है एंथ्रासाइट। ये कठोर है और इसमें जो कार्बन की मात्रा है 80 से 90% है। और इसका जो स्थिति है भारत में जम्मू कश्मीर, इसलिए इस कोयला को भारत में निर्यात किया जाता है स्टील उद्योग के लिए। भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। झारखंड में झरिया है, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और बीरभूमि है। उड़ीसा में तलचर है, संबलपुर है, ईब नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में उमरिया और सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट और विश्रामपुर कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरौली। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है और कामपटी बांदेर का क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोयले का जो भारत में सर्वाधिक उपयोग होता है वो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 और 80 के दशक में स्टार्ट हुआ। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। भारत के कुछ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बेसिन देख लेते हैं, जैसे तेल क्षेत्र और प्राकृतिक गैस बेसिन है। ऊपरी असम बेसिन, पश्चिमी बंगाल बेसिन, पश्चिमी हिमालय बेसिन, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ का जो बेसिन है वहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बेसिन पाए गए हैं। उत्तरी गुजरात बेसिन में, गंगा घाट बेसिन में, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन में, अंडमान निकोबार तटीय बेसिन में और खंबात, बॉम्बे हाई अप तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बेसिन पाए गए हैं। भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादक के। एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी है जहाँ डिगबोई असम में सबसे पहले खुना हुआ था। फिर गुजरात तट है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। भारत के तेल अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये किया जाता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? तो बॉम्बे हाई। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के भंडार है? प्राकृतिक गैस का। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकूम असम में निर्मित किया गया। और भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन की इकाई डिगबोई असम है। ध्यान रखिएगा, कुआं निर्मित किया गया माकूम में और तेल रिफाइनरी जहाँ पे तेल को शुद्ध किया जाता है वो डिगबोई में किया गया। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है? तो रावत भाटा है। भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र और रिएक्टरों की संख्या देख लेते हैं, जैसे केगा में है कर्नाटक, कलपक्कम में है तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, काकड़पाड़ गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। देखिए ये परमाणु क्रिया कार्यशील केंद्र की स्थिति एग्जाम में बराबर पूछ जाती है, तो थोड़ा 2-4 बार उसे आप देख लीजिएगा। भारत में 8 दाबित जल रिएक्टर संयंत्र है जिसे PHWR भी कहते हैं। जैसे नांगल की स्थिति पंजाब में, इसको स्थापित किया गया 1962 में। बड़ोदरा गुजरात में है, 1980 में स्थापित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, 1978 में स्थापित है। कोटा राजस्थान राज्य में है, 1985 में स्थापित हुआ। तलचर उड़ीसा में 1985 में यह भी स्थापित हुआ। थाल महाराष्ट्र में 1987 में इसकी स्थापना की गई। हजीरा गुजरात में 1991 में इसको स्थापित किया और मानगुरु तेलंगाना में है, उसे भी 1991 में ही स्थापित किया गया। भारत में तेल शोधन संयंत्र देख लेते हैं, ये किस राज्य में और इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। डिगबोई है, ये IOC का है, इस जो है राज्य में है और इसकी जो उत्पादन वर्ष है वो 1901 में इसने उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। ट्रॉम्बे में है और ये HPCL के अंतर्गत है, महाराष्ट्र में है, 1954 में। ट्रॉम्बे में ही है, BPCL का भी है, महाराष्ट्र में राज्य में है, 1955 में इसने उत्पादन करना शुरू किया। विशाखापत्तनम में HPCL का है, आंध्र प्रदेश, 1957। नूनामती IOC कंपनी है, राज्य है असम, 1962 में। बिहार में बड़ौनी है IOC के अंतर्गत, 1964 में। कोयली गुजरात में है, IOC कंपनी है, 1965 में। कोच्चिन केरल की है, 1966 में।
कोचिन में के एड आल कंपनी है। मनाली सीपीसीएल कंपनी है तमिलनाडु में, 1969 से उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया। हल्दिया में आईओसी कंपनी है, पश्चिम बंगाल में है, यह 1975 का उत्पादन वर्ष है। बोंगाईगांव बीआरपीएल कंपनी है, असम में इसकी स्थिति है, 1979 में उत्पादन करती है। चेन्नई में सीपीसीएल है, तमिलनाडु में इसकी स्थिति है। नागपट्टनम में सीपीसीएल है जो तमिलनाडु में 1993 में। मथुरा में आईओसी है, उत्तर प्रदेश, 1982 में उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया। मंगलोर में एमआरपीएल कंपनी है, कर्नाटक की स्थिति है, 1998 में किया। हरियाणा राज्य में पानीपत करनाल है, आईओसी कंपनी है, 1998 में उत्पादित हुआ। असम में नुमालीगढ़ है, एनआरएल कंपनी है, 1999 में उन्होंने अपना उत्पादन किया। जामनगर में आरपीएल कंपनी है जो गुजरात में है, 1999 में। तातीपाका में ओएनजीसी कंपनी है, आंध्र प्रदेश में, 2001 में उनका उत्पादन वर्ष है। वादीनाड में एसआर ग्रुप है, गुजरात में है, यह 2006 में। भटिंडा में एचपीसीएल पंजाब है, 2005 में। बीना बीपीसीएल मध्य प्रदेश में स्थित है, 2009 में। पारादीप आईओसी कंपनी है, उड़ीसा में है, 2010 में इन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। बड़ामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह गांव उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? उष्मीय ऊर्जा का। देख लेते हैं शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये जो है 8631 है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाए तो उसे थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। गुजरात सेकंड पे है, महाराष्ट्र थर्ड पे, कर्नाटक फोर्थ पे, राजस्थान फिफ्थ पे। भारत में मैंगनीज के सर्वाधिक निक्षेप महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। अभ्रक की 3 किस्में हैं। यह है श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना भावनगर गुजरात में स्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से भारत में की गई है। सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। देख लेते हैं कुछ नेशनल मार्ग जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं, जैसे नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है, इसकी जो कुल लंबाई है 1226 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 4 थाने को चेन्नई से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 5 बाहरगोड़ा चेन्नई जो पूर्वी तट के साथ को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 6 धुले कलकत्ता को जोड़ता है। NH 44 श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है और ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH 8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। NH 9 दिल्ली मुंबई और विजयवाड़ा को जोड़ता है। NH 10 दिल्ली और फजीलका को जोड़ता है और जो भारत पाक सीमा पर है। NH 15 पठानकोट समाख्याली में है, यह भी भारत पाक सीमा पर है। NH 17 पनवेल और ईडापल्ली है जो पश्चिमी तट के साथ है लगा हुआ है। NH 88 बड़ौनी और लखनऊ को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह राजमार्ग के विकास से है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम से जो एक्सप्रेसवे है और जो उत्तर दक्षिण को जोड़ता है वो झांसी में मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है गांवों की पक्की सड़क को माध्यम से जोड़ना। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार के सड़कों में होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे से। भारत का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो वर्ष 1999 में। डीजल इंजन रेल कहाँ बनाया जाता है? तो मांडुआडी जो बनारस का ही जगह है। कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा महाराष्ट्र को और मंगलुरु जो कर्नाटक है उन दोनों को कोंकण रेलवे जोड़ता है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का है? तो यह कृत्रिम बंदरगाह है।
सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, 4243 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 3 अर्धाकार चंद्र समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी पे। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई? 25 अगस्त 2014 को। आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह, जो कांडला के नाम से भी प्रसिद्ध है, कांडला बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। देखिए भारत में टोटल बहुत सारे बंदरगाह है, लेकिन जो सबसे बड़े बंदरगाह है वो है 13, जिसमें से कांडला, इसका जो है नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सेवा नया नाम है इसका, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मार्मुगायो देश का सबसे बड़ा निर्यात जो होता है इसी बंदरगाह से होता है। न्यू मंगलोर आकार की दृष्टि से बहुत ही छोटा है। कोच्चिन अरब सागर के रानी के नाम से मशहूर है। तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका नाम बीओ चिदम्बरनार है। चेन्नई आर्टिफिशियल तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई के बाद। विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। पारदीप बंदरगाह, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, यह एक नदीय बंदरगाह भी है। एन्नोर बंदरगाह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी स्थिति है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान का स्थिति कहाँ है? तो इसकी जो स्थिति है वो है पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में अलंग जगह पे है। कच्छ की खाड़ी पे दीनदयाल बंदरगाह है, जो कांडला के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारत के बंदरगाहों में खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई का। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशेष उदाहरण है? हल्दिया का। ओडिशा तट पे कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप। मार्मुगाओ पतन गोवा में स्थित है। प्रमुख बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा गया इसे। भारतीय डाक विभाग ने दूत सेवा, जैसे स्पीड पोस्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1986 में की। टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1882 में हुई। स्टेनलेस स्टील बनाने की कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित की? रूस के सहयोग से। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति, तो देख लेते हैं भारत में किस किस जगह पे लौह इस्पात है। जमशेदपुर, इसका जो प्राप्ति का स्रोत है वो ओडिशा की गुरु माहिसानी खान से और मयूरभंज की नोयामुंदी खानों से अयस्क प्राप्त करता है, और जमशेदपुर में इसका निर्माण होता है। बर्नपुर में, छोटा नागपुर तथा ओडिशा के कयोंझोर से। भद्रावती में बाबा बुदान की पहाड़ी से। दुर्गापुर में छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से अयस्क की प्राप्ति होता है। राउरकेला में ओडिशा के कयोंझोर से प्राप्त होता है। भिलाई में डल्ली राजहारा क्षेत्र से। बोकारो में ओडिशा से। विशाखापत्तनम में जो है कारखाना, वहाँ पे बेलाडीली की खानों से अयस्क की पूर्ति होती है। अब पाराद्वीप में ओडिशा के कयोंझोर और बोनाई क्षेत्र से अयस्क मिलता है। कौन सा उद्योग भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो लौह और इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अल्मुनियम उद्योग के लिए। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट का मुख्य संगठन है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ है? पणजी, गोवा में। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में हुई। अब देख लेते हैं प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी, उसके प्रमुख केंद्र। जैसे बाल्को कंपनी है, सोवियत संघ के द्वारा यह स्थापित हुआ था इसके सहयोग से, और यह जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में और रत्नागिरी महाराष्ट्र में। नालको फ्रांस के सहयोग से। दामनजोड़ी ओडिशा में है और अंगुल ओडिशा में। हिंडाल्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को कनाडा के सहयोग से। जेके नगर पश्चिम बंगाल में। मुड़ी झारखंड में और अलवे केरल में। माल्को इटली के सहयोग से। चेन्नई मेट्टूर में। वेदांता जर्मनी के सहयोग से। झारसुगुड्डा में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी झारखंड में। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? रिसारा कलकत्ता में 1855 में। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में।
भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कागज उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 में की थी। लौह इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का जो अनुपात है वह 4:2:1 है। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया। किस शहर को इलेक्ट्रॉन उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है वहाँ स्थापित किया गया। पीतमपुर मध्य प्रदेश कुछ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। अब देख लेते हैं भारत में कुछ महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां हैं। तो देख लेते हैं 10 महारत्न कंपनियां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, स्थापना हुई 1964 में, दर्जा उन्हें मिला 2010 में। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी 1975 में स्थापित, दर्जा मिला 2010 में। इसका भी मुख्यालय दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी 1956 में स्थापित, दर्जा मिला महारत्न का 2010 में देहरादून में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल 1973 में स्थापित, 2010 में दर्जा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। कोयल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्थापित, 2011 में महारत्न का दर्जा, नई दिल्ली मुख्यालय। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में, 2013 में दर्जा मिला, नई दिल्ली में मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल 1984 में स्थापित, 2013 में दर्जा, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापित, 2017 में दर्जा मिला, इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1989 में स्थापित हुआ, 2019 में उसे दर्जा मिला और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापित हुआ, 2019 में इसे महारत्न का दर्जा मिला और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। टोटल 14 है। एमटीएनएल 1986 में, बेल स्थापना 1954 में, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958 में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969 में, नालको 1981 में, पीएफसी 1986 में, भारतीय नौवहन निगम एससीआई 1961 में स्थापित है, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में, कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड 1988 में और राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड 1960 में। ध्यान रखिएगा महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनियों से एक आध क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। प्रमुख उद्योग और उनके केंद्र। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में है प्रमुख केंद्र। रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु में। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र उद्योग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में स्थित है। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता है इनका प्रमुख केंद्र और शीशा उद्योग का पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, ये उनके प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा भी वो और भी जगह पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में कुल कितने जनगणना हुए? 7। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत है 17.5। भारत की पहली जनगणना 1772 में लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई, फिर 1881 से लॉर्ड रिपन ने प्रत्येक 10 साल में इसे कराने का निर्णय लिया था। 2011 में कौन सी जनगणना हुई? तो 15वीं। अब जो 2021 में होगी, जिसका रिपोर्ट 2022 में आएगा, वो होगी 16वीं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर 382 रहता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 2011 के अनुसार। भारत की जो दशकीय वृद्धि है 2011 जनगणना के अनुसार 17.64 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.32 करोड़।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो महिलाओं की संख्या है वो 58,75,00,000 है। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है और सबसे कम जनसंख्या है वो है सिक्किम की। उत्तर प्रदेश की उस समय करीब लगभग 20 के आसपास है, 19.98 करोड़, और सिक्किम की जो जनसंख्या थी वो थी 6.10 लाख। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, 1.6 करोड़। ये 2011 के हिसाब से हो रहा है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम है। गोवा सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु कम, मिजोरम गोवा के बाद, और इसके बाद तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वह है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्र मौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 64.47 हजार। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73.04%। भारत में महिला साक्षरता है 65.46%। सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल, जहाँ पे साक्षरता दर है 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, 96.1%, और महिला साक्षरता भी सर्वाधिक है केरल में 92.1%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, 61.08। पुरुष साक्षरता भी न्यूनतम है बिहार की 71.20, और महिला में भी न्यूनतम साक्षरता है बिहार की 51.50%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.85% साक्षरता दर है। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, जहाँ पे 1084 महिलाएं 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ पे 1878 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुष पे। भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलॉइड। भारत के संथाल जनजाति का संबंध आद्य ऑस्ट्रेलाइड से है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति के? तो भील जनजाति की। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। थारू जनजाति का मूल स्थान है उत्तराखंड। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? गद्दी। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी है? पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भूटिया जनजाति। सहरिया जनजाति मुख्यतः इस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। वर्ष 1901 के जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण हर्बर्ट रिजले द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा, जंगल में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापर ने किया था। उपोर तीपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? तो हो जनजाति में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है जरावा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। टोंड जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी में निवास करती है। गारो जनजाति का निवास स्थान मेघालय है। झुमुंग कृषि करने वाली जनजाति है खासी। वर्तमान में कितनी जनजातियों को पीबीटीजी का दर्जा है? तो टोटल 75 जनजाति है जो विलुप्त होने के कगार पे, या इसकी जनसंख्या निरंतर कम हो रही है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित? थारू जनजाति। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर बहती है? सतलज नदी। कौन से सेल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो धारवाड़ तत्व। ध्यान रखिएगा, कोंडवाना कोयला के लिए और बिंध्य जो है वो चूना पत्थर। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में। दक्षिण एशिया के सर्वाधिक बृहत जनसंख्या वाला आदिवासी है गोंड। भारत में स्थापित परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने। नीरी की स्थिति है नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? तो इसे अड़िये अपवाह तंत्र कहते हैं।
गन्ना उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बंगलुरु में। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग है रायगढ़। देखिए जूट उद्योग जो है पश्चिम बंगाल और बिहार में सर्वाधिक है, सबसे प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में जूट उद्योग होता है। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु के क्षेत्रों की संख्या है 9। छत्तीसगढ़ में किस जिले में टीन की खादान है? दंतेवाड़ा। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है राजस्थान। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है 1960 में की गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।